तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वाइड व्यू अकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम लोगों ने अभी तक लगभग 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया है। केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, और केमिस्ट्री के चैप्टर सेकंड, एसिड एंड बेसिस। उसके बाद चैप्टर थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल को कवर करने के बाद आज हम बात करेंगे अब अगले 3 चैप्टर जो कि हम बायोलॉजी से लेने वाले हैं। तो हम लोगों ने 3 चैप्टर्स केमिस्ट्री से कवर करने के बाद अब हम किसकी बात करेंगे कि सर अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी की। अब हम बायोलॉजी से अगले 3 चैप्टर्स की एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं, एमसीक्यूज एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो फटाफट से बने रहिए, बिना देरी किए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। हमें दिया गया है, क्या दिया है कि सर हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन। जिस पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं बस आप लोगों से इतना जानना चाहता हूँ, क्या अभी तक आप लोगों ने उन तीनों पार्ट को देख लिया है? मुझे लगता है आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक उन तीनों पार्ट को, तो बिना देरी के उन तीनों पार्ट को देखना ना भूलें, क्योंकि उन तीनों पार्ट में आपको सारे वो बोर्ड रेलेवेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बोर्ड रेलेवेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अ, तो पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। कि द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम खाने को हम क्या कर रहे हैं कि हम फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, हम फूड का ब्रेक डाउन कर रहे हैं टू रिलीज एनर्जी, के खाने को तोड़ना जिससे कि एनर्जी रिलीज हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बेटा याद रखना हमेशा कि जब भी किसी ऐसी प्रोसेस की बात आए जिस प्रोसेस में हम फूड के ब्रेकडाउन की बात करें टू रिलीज एनर्जी, तो इस प्रोसेस का हम नाम लेंगे कि हमारी प्रोसेस है रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस के? ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर द फूड इज ब्रेकन डाउन इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में खाने को तोड़कर उसमें से एनर्जी रिलीज की जाती है। और याद रखना कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज करने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम कहाँ होता है कि सर ये सेल के अंदर होता है। कहाँ होगा कि सर ये सेल के अंदर में देखने को मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट, कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होता है? तो सर इससे सिंपल तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। ऑप्शन दिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी जगह है जिस जगह पर किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाएगा कि सर यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो इसलिए हम कहेंगे कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज क्लोरोप्लास्ट। चलिए ऑप्शन नंबर बी थर्ड हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू पायरुवेट ड्यूरिंग। ग्लूकोज पायरुवेट में कब ब्रेक हो जाता है, पायरुवेट में कब टूटता है? तो याद रखना हमेशा कि जो ग्लूकोज होता है वो अपनी इनिशियल स्टेज में, अगर हम बात करें अपनी इनिशियल स्टेज में क्या था कि वो था ग्लाइकोलाइसिस। कि हम क्या कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज द इनिशियल स्टेज। किसकी बात कर रहे हैं कि सर यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस इज द इनिशियल स्टेज वेयर ग्लूकोज इज वेयर ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू पायरुवेट। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें दिया है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। में से कौन सा न्यूट्रिशन का मोड नहीं है? तो ऑप्शन ए हीटोट्रॉफिक, ऑप्शन बी ऑटोट्रॉफिक, ऑप्शन सी साइम्बायोटिक, ऑप्शन डी टेलीपैथिक। तो हीटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, साइम्बायोटिक, टेलीपैथिक, इन सभी की अगर हम बात करें तो इन सभी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर इन सभी में हमें देखने को मिल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मोड है जो न्यूट्रिशन का मोड नहीं है। तो हीटोट्रॉफिक क्या है कि हीटोट्रॉफिक एक न्यूट्रिशन का मोड है, जिस न्यूट्रिशन के मोड में हम देखते हैं कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए डिपेंड होता है। कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए डिपेंड है, तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि तो हीटोट्रॉफिक हो गया। अगर वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है कि अपना खाना खुद बना ले, तो वो ऑटोट्रॉफिक हो गया। ऐसे ही साइम्बायोटिक, और फिर हम बात करें टेलीपैथिक।
तो साइम्बायोटिक क्या होगा, जैसे साइम्बायोटिक जहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हिटोट्रॉफिक हमने पढ़ रखा है, ऑटोट्रॉफिक पढ़ लिया है, साइम्बायोटिक पढ़ लिया है, लेकिन टेलीपैथिक इस नाम का कोई भी न्यूट्रिशन हमें देखने को नहीं मिला अभी तक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द इज नॉट अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑप्शन डी टेलीपैथिक इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज नॉट अंडर द कैटेगरी। टेलीपैथिक जो होगा वो टेलीपैथिक कभी भी न्यूट्रिशन का कोई मोड नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम रहता है? सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना हमेशा, सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जो एंजाइम क्या करता है, जो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। क्या करता है कि सर ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो इस एंजाइम का जो नाम है वो है हमारा सैलिवरी अमाइलेज। क्या नाम होगा कि सर ये हमारा सैलिवरी अमाइलेज नाम रहता है इस एंजाइम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो प्लांट्स से अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि लाइट एनर्जी को कैप्चर किया गया। लाइट एनर्जी को कैप्चर किया गया किसके द्वारा? किसी लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर किया गया, और क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर करने के बाद फिर इस लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे कि जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि प्लांट्स को फूड और मटेरियल मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड। कि मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? तो भाई इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवल इन आवर बॉडी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन। के ह्यूमंस में सबसे जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? तो अगर हम बात करें कि ह्यूमंस में जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ना तो यूरिया है। क्या कैसे ना तो यूरिया? फिर अगर यूरिया नहीं है, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि यूरिया होता है, तो याद रखना बेटा, आप यूरिया और यूरिक एसिड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए फॉर यूरिया। यूरिया इज द मोस्ट या मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय ह्यूमन। ठीक है, तो इस बात को हमेशा माइंड में लेकर चलना कि यूरिया और यूरिक एसिड दोनों कैसे हैं, कि दोनों हमारे डिफरेंट हैं, इन दोनों को देखे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल्स ऐसी हैं जो लंग्स से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है? याद रखना, लंग्स से हार्ट में ले जाने के लिए हमारी एक वीन काम करती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन। कि पल्मोनरी वीन एक ऐसी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स टू हार्ट ले जाती है। अगर आप कहोगे कि सर वीन्स में तो हमने पढ़ रखा है, वीन्स में तो हमने पढ़ रखा है कि ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है, लेकिन यहाँ आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना है लंग्स से हट के हो, तो सर वेन क्यों, वो तो आर्टरी होगा। तो नहीं बेटा, याद रखना कि जो एक पल्मिनरी आर्टरी होती है, एक पल्मिनरी आर्टरी होती है, उस पल्मिनरी आर्टरी का काम क्या होता है कि सर उसका काम होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और पल्मिनरी वीन का इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना लंग्स टू हार्ट, और इसका हार्ट टू लंग्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पल्मिनरी वीन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया, ट्रांसपायरेशन अकर्स मेनली थ्रू। ट्रांसपायरेशन मेनली किसके जरिए होता है? तो याद रखना, ट्रांसपायरेशन जो मेनली अकर होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। ट्रांसपायरेशन इज अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। होता क्या है कि ट्रांसपायरेशन में होता है लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन में क्या हो रहा है सर? ट्रांसपायरेशन में हो रहा है लॉस ऑफ वाटर। तो ये वाटर निकले कहाँ से? तो एक्सेस वाटर जब किसी प्लांट में होता है तो एक्सेस वाटर को रिमूव करने के लिए जो स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा के पोर्स ओपन हो जाते हैं, और जिस वजह से हमारा जो एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या बोलेंगे कि सर इसी को ट्रांसपायरेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ इज। कि लाइफ के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है
तो इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा नहीं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, इन ह्यूमन किडनीज फिल्ट्रेशन अकर्स इन। ह्यूमन किडनीज में फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो ह्यूमन किडनीज में जो मेन यूनिट होती है नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, नेफ्रॉन हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एब्जॉर्ब्स वाटर। अब ये तो हमने देख लिया कि फिल्ट्रेशन हो रहा है नेफ्रॉन में, लेकिन नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है? एब्जॉर्ब करे या रीएब्जॉर्ब? तो एब्जॉर्ब तो पहले ही हो गया ना, एब्जॉर्ब तो एब्जॉर्प्शन के टाइम, या फिर हम बात करें एसिमिलेशन के टाइम पर ही चीजों का एब्जॉर्प्शन हो गया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर? अब हो रहा है रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन नेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन, तो क्या होगा? तो सर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ट्यूब्यूल्स। जो ट्यूब्यूल्स होता है वो ट्यूब्यूल्स एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट में नेफ्रॉन के द्वारा पानी को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। के इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ब्लड को दोबारा से वापस बैक मारने से रोकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो वाल्व्स होते हैं हमारी हार्ट में, जो वाल्व्स होते हैं वो हार्ट में मौजूद वाल्व्स ब्लड को वापस लौटने में रोकते हैं। ये ब्लड को वहां पर रोक कर रखते हैं, एक तरह का बैरियर बना देते हैं। क्या बनाएंगे कि सर ये वहां पर एक तरह का बैरियर बना देते हैं जिससे कि ब्लड वापस से हार्ट से बॉडी में ना जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर। कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बनता है? तो सर पहले तो इक्वेशन जान लो कि CO2 हमारे पास होती है, हमारे पास पानी होता है। ठीक है, इन सभी को मिला के हम बनाते हैं C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बनाई। यहाँ पर क्या मिल रहा है? ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाई। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली फॉर 15th क्वेश्चन, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर वेपर। वो कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से प्लांट वाटर वेपर को लूज कर देते हैं? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, सी फॉर कैटरीना कैफ हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने देखा था कि ट्रांसपायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में स्टोमेटा स्टोमेटा एक्सेस वाटर को, जो प्लांट्स में एक्सेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा पानी होता है, उसको वेपर के जरिए बाहर निकाल देते हैं। चल क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, विच गैस इज नेसेसरी फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन इज द गैस विच इज नेसेसरी फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। चल क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है, विली आर प्रेजेंट इन। कि विली कहाँ होता है? तो सर विली तो हम लोगों ने बहुत रटा रखा हुआ है कि विली एक ऐसे ऑर्गन है जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को खाने से एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। न्यूट्रिएंट्स को खाने से एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। इसीलिए अगर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि विलीज आर प्रेजेंट इन, सर हम कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, ए फॉर अमरेंद्र बाहुबली, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल। बाइल जूस कौन बनाता है? सर बाइल जूस, इतना सिंपल आंसर। तो बाइल जूस सर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बाइल जूस को इकट्ठा करता है गॉल ब्लैडर। बाइल जूस को इकट्ठा करता है गॉल ब्लैडर और बनाता है, किसे बनाता है? लीवर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, लीवर हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि लीवर इज द ऑर्गन विच सीक्रेट्स बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है कि विच ब्लड कंपोनेंट्स कैरीज ऑक्सीजन। कौन से ब्लड के ऐसे कंपोनेंट हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं? सर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए अगर हम ब्लड कंपोनेंट्स की बात करें तो वो तो होता है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी रेड होता है क्यों? बिकॉज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। तो ये किसकी वजह से? सर हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन किस में होता है? सर आरबीसी में होता है। तो आरबीसी ही अकेला ऐसा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। विच ऑफ दिस इज अ प्लांट वेस्ट। इनमें से कौन सा प्लांट वेस्ट है? तो अगर हम बात करें प्लांट वेस्ट की तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है यूरिया, बी एल्केलॉइड्स, तीसरा एमोनियम, तो चौथा दिया है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, एल्केलॉइड्स हमारा आंसर हो जाएगा कि एल्केलॉइड्स प्लांट वेस्ट कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो बहुत धमाकेदार सीरीज हमारी चल रही है। 50 क्वेश्चंस को फिनिश करना है, 22 क्वेश्चंस पर हम आ चुके हैं।
हाफ ऑफ द सीरीज लगभग कंप्लीट होने वाली है, लेकिन ऐसा समझ में आया है कि अभी तक आप लोगों ने वो जो बेल बनी होती है उसको नहीं दबाया है, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स ऑन, कि स्टोमेटा की ओपनिंग किस पर डिपेंड करती है? कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो डिपेंड करती है गार्ड सेल्स पर, क्योंकि जो गार्ड सेल्स होते हैं वही स्टोमेटा को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, क्योंकि गार्ड सेल जब तक नहीं खुलेंगे तब तक स्टोमेटा से कभी भी ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा। चलिए, ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स अकर थ्रू, ट्रांसपायरेशन प्लांट्स में किससे अकर होता है, किससे होता है, किससे बनेगा? तो ट्रांसपायरेशन एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। किसमें आ जाएगा कि सर ट्रांसपायरेशन एक तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आ जाएगा, जिसमें हम देखते हैं कि एक्सेस वाटर को मूव कराकर लीव्स के लीफ में मौजूद स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो कि कौन करता है? जो करता है जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि यही प्लांट्स में हमारे पाई जाती है। बाकी ए आर्टरीज, वेन्स, ट्रेकिया ये सब प्लांट्स में नहीं पाई जाती, ये एनिमल्स में होती है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अकर थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स प्रोड्यूसेस, कि मसल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, उससे क्या बनता है? याद रखना, मसल्स में जब भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा उससे बनेगी लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बनने से जब ये मसल्स में जाती है तो मसल्स में क्रैम्प्स उठते हैं और हमें दर्द होता है, हमें पीड़ा होती है। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें लैक्टिक एसिड बना जिससे हमारे पैर दर्द करने लगते हैं, ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है क्या? तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन की इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 25, द पिगमेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इज, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट रिक्वायर्ड है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, क्लोरोफिल इज द पिगमेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 26, व्हिच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स, के हार्ट ब्लड टू द लंग्स, कौन सा पार्ट ऐसा है जो हार्ट से लंग्स की ओर लेकर जाता है? या हम कहें कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू लंग्स, के लंग्स की ओर ब्लड को कौन पंप करता है, कौन सा पार्ट ऐसा है? तो राइट वेंट्रिकल। याद रखना कि राइट वेंट्रिकल क्या करती है, कि राइट वेंट्रिकल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद ये उसको लंग्स में भेज देती है फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, जिससे कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट वेंट्रिकल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27, विच इज अ करेक्ट पाथवे ऑफ यूरिन, यूरिन का करेक्ट पाथवे क्या है? तो हमें दिया गया है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा कि किडनी, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरेथ्रा, इस तरह से हमारा यूरिन पास होता है और यूरिन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन 28, द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में फूड का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो फिर क्या होता है? तो पेरिस्टालसिस, कि सर नहीं पेरिस्टालसिस नहीं होगा। ट्रांसलोकेशन, कि सर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा। फिल्ट्रेशन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। भाई अगर एक भी नहीं है तो आंसर है क्या? अगर कुछ भी नहीं है तो आंसर है क्या? कि सर मूवमेंट ऑफ फूड हमने सुना है ये होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है मसल्स की, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ था कि इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। हमारा ऑप्शन नंबर ए, द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। क्वेश्चन 29, द नॉर्मल कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू, के ह्यूमन यूरिन का जो नॉर्मल कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? कि जो नॉर्मल येलो कलर जो होता है ह्यूमन यूरिन का, वो होता है एक पिगमेंट की वजह से। किस वजह से होता है? एक पिगमेंट की वजह से होता है, इसको हम बोलते हैं यूरोक्रोम। एक पिगमेंट, इस पिगमेंट का नाम क्या है? यूरोक्रोम। इसकी वजह से हमारी यूरिन का कलर येलो हमें दिखाई पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज, कि लंग की जो फंक्शनल यूनिट है वो कौन सी है? कि सर वो है हमारी एल्वियोली। एल्वियोली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, के लंग्स की जो फंक्शनल या फिर जो मेन यूनिट है वो कौन सी कहलाएंगी? कि सर वो एल्वियोली यहाँ पर कहलाएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करेंगे असर्शन और रीजन की।
अब आप कहोगे सर आपने तो हमसे कहा था कि एमसीक्यू चलेंगे, तो बेटा एमसीक्यू चलेंगे, बहुत बिल्कुल आपने सही सुना है कि एमसीक्यू ही चलेंगे। लेकिन ऐसा देखने में आया है कि एमसीक्यू 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 तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर हम असर्शन रीजन को भी ऐड कर देते हैं तो हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा जो टिपिकल लेवल है वो भी हम कवर कर लेंगे बहुत आसानी से, और उन बच्चों को भी फायदा हो जाएगा जो बच्चे सीबीएसई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि असर्शन रीजन वहाँ पर सीबीएसई में हमें देखने को मिलते हैं। तो सेक्शन बी अगर हम बात करें, यहाँ पर टोटल 10 असर्शन रीजन आपके लिए लेके आए हैं। तो उन 10 असर्शन रीजन से जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो क्या बन रहा है कि सर 10 असर्शन रीजन से जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ कहाँ होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का उसमें। ऑप्शन बी और रीजन हमें दिया क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर ऑब्जर्विंग सनलाइट, कि जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है। तो अगर इसकी हम बात करें तो क्या निकलेगा कि सर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है कि ए सही है, ए बिल्कुल सही है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, वो ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आर भी ट्रू है, आर इज ऑल्सो ट्रू, कि आर इज ऑल्सो ट्रू। क्यों, क्योंकि ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ए को प्रॉपरली डिफाइन कर पा रही। ऑप्शन ए में दिए 32 में असर्शन क्या है कि आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेकर जाती हैं। ठीक है, द वे थिक मसल, सॉरी थोड़ा गलत हो गया बेटा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जो आर्टरीज होती हैं वो असर्शन में बोला गया है कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेकर जा रही हैं। और वीन्स में क्या है कि वीन्स में थिक मस्कुलर वॉल्स हैं, कि वीन्स में थिक मस्कुलर वॉल्स हैं। तो याद रखना कि जो ए है असर्शन वो एक आर्टरी की डेफिनेशन दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें रीजन की, कि रीजन भी सही है कि आर्टरी जो होती हैं वो आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है जिससे कि वो ब्लड प्रेशर को इजीली झेल सकें। तो ब्लड प्रेशर को झेलने के लिए उनकी क्या है, उनकी वॉल बहुत थिक है। ठीक है, वॉल बहुत थिक है, लेकिन इसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं। तो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ के ए, आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। 33 क्वेश्चन में असर्शन दिया है कि वीन्स है वॉल्व्स, तो वीन्स में वॉल्व्स होते हैं, किसन नहीं, अच्छा होते हैं किसन, हाँ होते हैं बिल्कुल, जिससे कि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड, जिससे कि हमारा ब्लड बॉडी में बैक फ्लो ना करे, इसीलिए वीन्स में वाल्व्स हमें दिए गए हैं। तो ठीक है, ए हमारा ट्रू हो गया। बी दिया है वाल्व्स प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, तो बिल्कुल कि वाल्व्स प्रिवेंट ब्लैक बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वीन्स में वाल्व्स होते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये वाल्व्स ब्लड के बैक फ्लो को भी रोकते हैं। तो आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्या बन जाएगा, किस हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा, किस हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा कि ए सही है, और आर जो है वो आर क्या बन रहा है कि आर ट्रू है और करेक्ट फंक्शन दिखा रहा है ए का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कि ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट, कि ट्रांसपायरेशन प्लांट्स को ठंडा करने में मदद करते हैं। तो अगर प्लांट ट्रांसपायरेशन प्लांट्स को ठंडा करने में हेल्प करते हैं, और मैं आर क्या दिया है कि वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम स्टोमेटा कॉजिंग कूलिंग, ये दोनों ही सेम है। यहाँ पर ट्रांसपायरेशन दे दिया गया है और यहाँ ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन दे दी गई है, तो हमारा ए ट्रू हो जाएगा और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 35 में दिया गया है कि लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर लैक्टिक एसिड बनती है, और रीजन दिया है मसल्स अंडरगो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बिल्कुल सही, ऐसा क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर क्या होता है, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। अब उसको एनर्जी को दोबारा मेंटेन करने के लिए बॉडी को तुरंत ही क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, जिसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इतनी जल्दी वो इनहेल कर नहीं सकता। तो फिर वो CO2 की मदद से, मतलब विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, फिर जब वो रेस्पिरेशन करता है उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे सर, उसको हम बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनेगा कि उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, और ये जो लैक्टिक एसिड बन रहा है इसका काम क्या है कि सर ये हमारी मसल्स में क्रैम्प्स लाता है, मतलब दर्द करता है। तो आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो ए है वो ट्रू है कि लैक्टिक एसिड बनता है, और आर जो है वो आर भी ट्रू है कि जो मसल्स हैं
वो मसल्स एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वहां पर चली जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कि जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल अपवर्ड, कि जाइलम वाटर और मिनरल को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अच्छी बात है। रीजन क्या दिया है कि जाइलम वेसल्स आर डेड एंड फॉर्म हॉलो ट्यूब्स। तो समझो कि जो ए है वो ट्रू है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम इज अपवर्ड डायरेक्शन। सही है कि जो जाइलम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करवाने का है, और आर भी ट्रू है क्योंकि जो जाइलम है वो जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो कैसे हैं कि जाइलम वेसल्स डेड होते हैं और हॉलो ट्यूब्स बनाते हैं। तो ए भी ट्रू है और ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, लेकिन आर ए को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसको याद रखना हमेशा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37 किडनी फिल्टर्स ब्लड। सही है, किडनी फिल्टर्स ब्लड ट्रू है। उसके बाद दिया है कि नेफ्रॉन हेल्प इन फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, कि नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो बिल्कुल बेटा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रू, और रीजन हमारा क्या हो जाएगा, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए किडनी फिल्टर्स द ब्लड। चलिए आगे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 38 बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, और रीजन के बाइल एमल्सिफाइज फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पर भी हमारे दोनों ही सही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बाइल फैट को तोड़ता है, पहला काम तो ये। ठीक है, अब अगर बाइल फैट को तोड़ रहा है, आर में क्या बोला गया है कि बाइल एमल्सिफाइज फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो ये भी हमारा सही है। तो याद रखना हमेशा ए हमारा ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का। चलिए, तो असर्शन रीजन भी लगभग हमारे थोड़े से इतने ज्यादा टफ भी नहीं, क्योंकि आपके लिए वही लेकर आए हैं जो आपके लिए बोर्ड में पूछा जाएगा। क्वेश्चन 39 दिया है स्टोमेटा रिमेन्स ओपन इन सनलाइट, सनलाइट के दौरान स्टोमेटा ओपन रहता है, तो बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है, क्या फॉल्स है कि नहीं, ट्रू होना चाहिए। ट्रू होना चाहिए कि बिल्कुल। क्यों होना चाहिए ट्रू, क्योंकि स्टोमेटा यहाँ पर दिन के दौरान ओपन रहता है कि जिससे कि वो CO2 को इनटेक कर सके। उसके बाद दिया गार्ड सेल्स बिकम टारगेट ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन, के वाटर एब्जॉर्प्शन से गार्ड सेल्स जो होती हैं टारगेट हो जाते हैं। बिल्कुल ए भी ट्रू है और आर भी ट्रू है, पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ए को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 अ स्मॉल intestine is the longest part of the human digestive system, कि बिल्कुल सही। मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट टेक प्लेस देयर, बिल्कुल सही। कि ए भी ट्रू आर भी ट्रू, और एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद अब हमारे पास बच रहे हैं आखिरी के 10 क्वेश्चन, जिन 10 क्वेश्चन को हम फिनिश करेंगे अपने नए टॉपिक केस स्टडी के सहायता से। तो पहला केस स्टडी क्या दिया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टूडेंट ईट्स अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट। चलिए आंसर देखते हैं कि वेयर डज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होगा। तो बेटा याद रखना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट तो भाई माउथ में ही हो जाता है, स्टार्ट तो माउथ में ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है क्वेश्चन नंबर 2 कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में। याद रखना कि पेप्सिन इज द एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन, बाइल डाइजेशन में क्या रोल प्ले करता है। तो जो बाइल का जो रोल होता है वो होता है फैट को तोड़ना, फैट को तोड़ना। क्या हो जाएगा कि सर फैट को तोड़ना, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज द स्मॉल, व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली फोल्डेड, स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी ज्यादा फोल्ड क्यों रहती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी ज्यादा फोल्ड इसीलिए है और उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, क्योंकि ये जो फोल्डिंग है वो फोल्डिंग अंदर के इंटरनल इंटरनल सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, और इंटरनल सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड क्या हो जाता है, न्यूट्रिशंस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी ज्यादा फोल्डेड है। क्वेश्चन 45 व्हाट विल हैपन इफ विलीज आर डैमेज, क्या होगा अगर विलीज को डैमेज कर दिया जाए। तो विलीज हम जानते क्या करते हैं कि सर विलीज का काम होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। अगर विलीज ही डेवलप कर दी जाएंगी तो जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कि सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने से हमारा एब्जॉर्प्शन जो है, हमारे खाने का जो एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे डाइजेशन में हमें दिक्कत देखने को मिलेगी। चलिए केस स्टडी सेकंड, लास्ट पार्ट ऑफ आवर टुडेज सीरीज
क्या दिया है कि अ प्लांट इज केप्ट इन सनलाइट एंड ऑब्जर्व्ड फॉर 6 आवर्स। एक प्लांट को सनलाइट में रखा जाता है, अब 6 घंटे के लिए ऑब्जर्व करो। व्हाट हैपेंस टू द स्टोमेटा ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि स्टोमेटा के साथ इस दौरान क्या होगा। तो इस दौरान जो स्टोमेटा के साथ होगा वो जनरली क्या होगा कि इस दौरान स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सर ओपन हो जाएगा, जिससे कि वो CO2 को इनटेक कर सके। ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल, कि ट्रांसपायरेशन पुल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ट्रांसपायरेशन पुल क्या करता है कि एक फोर्स लगाता है, एक फोर्स लगाता है जो एवेपोरेशन ऑफ वाटर, जो एवेपोरेशन ऑफ वाटर के जरिए लग रही होती है। और इसकी जो खासियत है वो क्या है कि इसकी खासियत ये है कि ये पानी को ऊपर खींचता है। ठीक है। जिससे कि रूट्स में जो डिसॉल्व मिनरल्स हैं वो जाइलम के थ्रू पत्तियों तक प्रॉपर्ली पहुंच सकें, जाइलम के थ्रू पत्तियों तक प्रॉपर्ली पहुंच सकें। इसके अलावा कि ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में भी हमारी हेल्प करता है अगेंस्ट ग्रेविटी। किसके अगेंस्ट, कि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर पानी को अपवर्ड पुल करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। तो ये हमें दिया गया है। और 48 दिया है कि राइट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन बनाइए। तो फोटोसिंथेसिस की जो बैलेंस्ड इक्वेशन है वो बहुत सिंपल है। देखिए बेटा क्या बनेगी, किसे 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, किसे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 और अपना 6O2 प्लस 6H2O। ये हमारी इक्वेशन हो गई कौन सी सर, ये हमारी इक्वेशन हो गई फोटोसिंथेसिस की, जो कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 49 व्हाई डज अ प्लांट विल्ट इफ वाटर इज नॉट सप्लाइड। एक प्लांट क्यों मुरझा जाता है अगर उसको प्रॉपरली पानी सप्लाई ना किया जाए। तो एक प्लांट जो होता है वो इसलिए मुरझा जाता है क्योंकि जो वाटर लॉस की रेट है वो वाटर लॉस की रेट ट्रांसपायरेशन के जरिए लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। अब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि जो वाटर है वो वाटर दिस वाटर डेफिसिट कॉजेज द प्लांट सेल्स पर्टिकुलरली द गार्ड सेल्स एंड द पैरेन्काइमा सेल्स टू लूज स्टेबिलिटी। इससे क्या होता है कि सर इससे प्लांट सेल्स और जो हमारी गार्ड सेल्स वगैरह होती है, पैरेन्काइमा वगैरह होता है, इनमें मुरझाहट आ जाती है। और अब क्या हो गया कि इसकी वजह से आप देखोगे कि पत्तियां मुरझाने लगती हैं और गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा प्लांट क्या हो जाता है, हमारा प्लांट पूरा मुरझा जाता है। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो प्लांट होता है वो प्लांट मुरझा जाता है अगर वाटर सप्लाई ना किया जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वाटर का कहेंगे कि कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है। व्हाट विल हैपन टू ट्रांसपायरेशन रेट ऑन अ विंडी डे। ट्रांसपायरेशन की रेट पर क्या असर पड़ेगा अगर हमारा दिन कैसा है, कि अगर हमारा एक विंडी डे है तो ट्रांसपायरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने अपनी आज की सीरीज कंप्लीट कर ली है। तो आज की सीरीज में स्पेशल क्या था कि सर आज की सीरीज में स्पेशल ये था कि आज की सीरीज में हम लोगों ने सिर्फ MCQs ही नहीं बल्कि 30 MCQs, हम लोगों ने 20 केस स्टडी और 10 असर्शन रीजन को कंप्लीट किया। ठीक है। तो इसी के साथ अब आगे भी यही सीरीज कंटिन्यू रहेगी। अगले बचे हुए चैप्टर्स के लिए फिर से 30 MCQ, 10 केस स्टडी और 10 हमारे असर्शन रीजन को हम कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, अगले चैप्टर में, बायोलॉजी के सेकंड पार्ट, सेकंड चैप्टर, सेकंड बिगनिंग। चलिए।